हैं आप? राजीव जी, आज हम लोग सुबह से यहाँ पे हैं और हमारे जो दर्शक हैं अधिकांश वो उत्तर भारत के हैं और उत्तर भारत के चुनाव की एक इंच झलक भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हम उमापति जी से भी मिले थे उनके दफ्तर जाकर और उमापति जी का ऑर्गेनाइजेशन इडिना जिसने अभी सर्वे किया बहुत बड़ा, आप देखिए कि पूरे बेंगलुरु में एक भी पोस्टर, एक भी बैनर, एक भी होर्डिंग, एक भी कोई रिक्शा या ऑटो जिसमें कि माइक में कुछ चुनाव की अपील की जा रही हो, वोट मांगने की, कुछ नहीं। और हम लोग जब विधानसभा आए यहाँ पे तो बहुत सारे पर्यटक थे कर्नाटक के अलग अलग राज्यों के, देश के दूसरे राज्यों से भी। वो अवेयर हैं, उनको मालूम है चुनाव हो रहा है, उनको मालूम है वो मुद्दे हैं, उनकी एक राय है सरकार के प्रति, उनकी एक राय विपक्ष के प्रति भी है, लेकिन चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। तो एक ये भी नज़ारा है। और दूसरी बात देखिए राजीव जी, जिस तरीके से आज दिन भर में 5-7 बड़ी बड़ी हेडलाइन आ गई। शरद पवार जी लगभग राजनीति छोड़ रहे हैं, लगभग कह दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे अब वो। तो शरद पवार जी का इस्तीफा एनसीपी से, उसके बाद राहुल गांधी का अब फैसला वेकेशन के बाद आएगा। उसके बाद आप देखिए कि बाटला हाउस आ गया यहाँ पे, दिल्ली का बाटला हाउस कर्नाटक में आ गया, और हनुमान जी आ गए। उसके बाद पीएफआई आ गया, बजरंग दल आ गया। इतनी हेडलाइन, सोसाइटी या समाज इस तरीके से हेडलाइन टू हेडलाइन नहीं चलता है। समाज अपनी गति से चलता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और फैसले करता है। तो ये दूसरी एक बात राजीव जी ये है कि वो हेडलाइन उत्तर भारत में जहाँ हमारे दर्शक देख रहे हैं सब, और वहाँ के सोशल मीडिया और वहाँ के नोएडा के चैनलों में बहुत शोर शराबा दिखाई देगा। यहाँ शांति है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नॉर्थ इंडिया के, उत्तर भारत के मुद्दे कर्नाटक में लाने का ना औचित समझ में आ रहा है और ना इसका कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलेगा। कौन जानता है यहाँ बाटला हाउस में? पहली बात कि बेंगलुरु में तो थोड़ा बहुत लोग हिंदी जानते हैं, बेंगलुरु के बाहर आप चलेंगे तो हिंदी भी लोग नहीं जानते। तो उत्तर भारत की राजनीति को यहाँ लाने का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। जो उन्होंने बजरंग दल के बारे में कहा, बजरंग दल पे बैन लगाएंगे या कानूनी कार्रवाई करेंगे, पीएफआई पे ऑलरेडी बैन है। बजरंग दल यहाँ है कहाँ? आप सुबह से यहाँ हमारे साथ हैं, बजरंग दल कहाँ? तो उत्तर भारत की राजनीति का, दक्षिण की राजनीति में और उस नैरेटिव का यहाँ कोई स्पेस नहीं है। यहाँ के अपने मुद्दे हैं और उन अपने मुद्दों पर जो है जनता वोट देगी। जी बिल्कुल, मुद्दे अपने हैं और पहला दिन है और बेंगलुरु के बारे में आप हम सब जान रहे हैं। और जैसा उमापति जी कह रहे थे कि बेंगलुरु से बाहर जाएंगे तो परिस्थितियाँ कुछ और दिखेंगी, लेकिन किस रूप में आप अब इस चुनाव को देखते हैं जबकि अब बहुत कुछ नज़दीक आ चुका है? देखिए राजीव जी, जो आज हुआ है उस पर बात करते हैं और मैं उमापति जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस में जिसने भी ये किया है वो नुकसान करेगा कांग्रेस को ही। परसेप्शन में एक नो बॉल पे मैच इधर का उधर नहीं होता है। तो कांग्रेस जो कर्नाटक का चुनाव है ये एक तरफ चल चुका है और उसमें भारत जोड़ो यात्रा का भी एक योगदान है। उसमें जो सक्सेसफुल मुहिम एंटी करप्शन की चलाई, भ्रष्टाचार के विरोध की, 40% वो, और आप देखिए कि जो 75% रिजर्वेशन की बात है उसका बहुत यहाँ पे जो असर है। ये सब चीज़ें कांग्रेस के पास थी। तो ये पीएफआई और बजरंग दल लाने का किसकी ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? आप देखिए चुनाव के शुरू में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने 4% रिजर्वेशन बीजेपी के जो किया था मुसलमानों का काट के, लिंगायत और
वो कालिक समाज को, वो स्टे कर दिया। बीजेपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर और पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बात की, उसका शानदार जवाब दिया प्रियंका गांधी। उसके बाद नरेंद्र मोदी के स्पीच राइटर्स के सामने एक क्राइसिस थी कि वो अगला भाषण क्या देंगे प्रियंका गांधी के बाद। और हम लोग भी ये बात कर रहे थे, लेकिन उनको वो बॉल दे दी जो बॉल वो बहुत बढ़िया खेलना जानती बीजेपी हिंदू मुसलमान की। ये बात मैं इस मद्देनजर कह रहा हूँ कि इसका कर्नाटक की पॉलिटिक्स में कोई बहुत असर नहीं होने जा रहा है। उत्तर भारत के टीवी चैनलों में ये हेडलाइंस बनेगी, वहाँ के मीडिया में शोर मचेगा, लेकिन यहाँ के चुनाव में इसका असर नहीं होगा और एक नोट से मैच इधर उधर नहीं। पहचान जरूर करनी चाहिए। इसने बीजेपी को वो बॉल दी जो बीजेपी खेलना जानती है अच्छे तरीके से, और उसको नरेंद्र मोदी ने उस व्यक्ति की पहचान जताती है अच्छे तरीके से, और उसको नरेंद्र मोदी ने खेला भी। बिल्कुल, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि कौन है आखिर जो नो बॉल फेंकने के लिए बार बार आता है और कांग्रेस को परेशानियों में डालता है। खैर, एक बार फिर से आना चाहिए। आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज करा है। आप जनता को बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में अपने मैनिफेस्टो से कितने काम करवाए हैं। आप जनता को बताइए कि आपके पिछले मैनिफेस्टो से आपने 70% काम तो किए ही नहीं। आप कर्नाटक की जनता को बताइए कि जब यहां बाढ़ आई थी आपने कोई मदद नहीं की। आप ये बताइए, जब कर्नाटक को अपने टैक्स का पैसा नहीं मिला, कम पैसा मिला, तो आपने क्या मदद की? और जब महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे हिंसा हुई तो आपने क्या किया? इन चीजों के बारे में आप बताइए कर्नाटक की जनता को। मैं एक सुझाव देता हूं प्रधानमंत्री जी को अपने बारे में बोलना अच्छा लगता है, तो आप ऐसे करिए, अपने भाषणों में 70% आप अपने बारे में बोलिए, दिल खोल के बोलिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने ये किया, मुझे ये कहा, मुझे ऐसे बोला, मुझे ये बोला, ये कहिए। 70% ये खुल के बोलिए। 30% आप कर्नाटका के बारे में बोल दीजिए, महंगाई के बारे में बोलिए, 1100 रुपए का सिलेंडर उसके बारे में बोलिए, 100 रुपए का पेट्रोल उसके बारे में बोलिए, और फिर जो आप कर्नाटक के लिए करना चाहते हैं वो भी बोलिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।